नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दासोतन। तमाम टीवी चैनलों पर आपने बड़े बड़े सर्वे देखे। हालांकि आज जिस सर्वे का इंतजार किया जा रहा था, उस सर्वे के बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल को लेकर वो सर्वे आज नहीं आएगा, उसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो क्या अधिकतर सर्वे जिता रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, उन पर बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी से। लेकिन आज जो बड़ी खबर आई, उस पर सबसे पहले बात करनी बहुत जरूरी है। तो उस खबर पर पहले बात करेंगे। शीतल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र नमस्कार पर। शीतल जी। सर, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे का सब इंतजार कर रहे थे, हालांकि उसका सर्वे नहीं आया। लेकिन सर्वे पे बात करने से पहले मैं एक बात ये करना चाहूंगा सर। आईपैक को लेकर के जो छापेमारी हुई थी और आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार किया गया था बीच चुनाव में 20 दिन पहले, उनकी 2 दिन पहले इंटरिम बेल की एप्लीकेशन आई, वो खारिज हो गई। लेकिन कल बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ और आज ईडी ने कोई विरोध नहीं किया, उन्हें जमानत मिल गई। तो क्या इस खबर को किसी तरीके से विशेष तौर पर समझने की जरूरत है? ये बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सामने है। आईपैक वो संस्था है जो चुनाव का संयोजन और संचालन कर रही थी टीएमसी के लिए। हम्म। वो 21 में भी थी और इस चुनाव में भी थी, लोकसभा में भी थी। वो लगातार उनके साथ काम कर रही है। मोटी फीस लेते हैं वो लोग हाँ। और बड़ा काम करते हैं। और एक समय में चुनाव के दौरान करीब 10,000 लोगों को एंगेज करते हैं। और अदरवाइज भी उनके यहाँ 2,500-3,000 लोग लगातार काम करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बजट वो लोग लगाते हैं। वो पूरी एक पैरेलल पार्टी बन जाते हैं। और हमने उनको काम करते हुए 21 के चुनाव में तो मैं कवर करने गया था, तो मेरी बातचीत उस समय जो फिर बिहार में राजनेता हो गए इनसे भी हुई थी और वहाँ के कई अधिकारियों से हुई थी, प्रशांत किशोर से। हाँ। और उस समय उसने बड़े अधिकार से कहा था कि बीजेपी, उनके पास कहा था मेरे पास डाटा है, बीजेपी ट्रिपल डिजिट में नहीं जाएगी, हाँ। 3 अंकों में नहीं जाएगी। और देखिए 77 आए थे। हाँ, जबकि उस बिल्कुल। चुनाव में बड़े माहौल बना हुआ था इसी तरह से और कहा गया था कि बस आ गई आ गई। सिर्फ इस बार ये फर्क हुआ है कि इस बार केंद्रीय सरकार पूरे लाव लश्कर के साथ हम्म। और चुनाव आयोग पूरे लाव लश्कर के साथ, कोर्ट्स का भी एक हद तक उनको समर्थन है। ये सब चुनाव जीतने में एक पार्टी की मदद करने पहुंचे हुए थे। और जितनी भी एजेंसियां जो कुछ भी कर सकती थी उन्होंने वो करके दिखाया। उसी क्रम में आईपैक के निदेशक को पकड़ लेना, आईपैक पे लगातार छापे मारना, आईपैक के काम को क्रिपल करना। और बीच में एक आईपैक का नोट सर्कुलेशन में आ गया था जिसमें कहा गया था कि आईपैक ने अपने को विड्रॉ कर लिया चुनाव से बिल्कुल। ठीक पहले। हम्म। हालांकि उसके बाद ममता बनर्जी ने और आईपैक ने उसकी सफाई दी, लेकिन वो बात एक हद तक सही थी। और वो इसी डर से किया था कि जमानत हो जाए और हम भाई काम ही छोड़ दे रहे हैं, हम बंगाली छोड़ के भाग जाएंगे, ये कहने पे आईपैक आ गया था। तो ये सब किया गया चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए। ममता बनर्जी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, या कोई भी राजनेता आज के दौर में ऐसा नहीं है कि हम उनमें से किसी को सही या गलत ठहराएं। लेकिन हम इस प्रक्रिया को तो सही और गलत नहीं ठहरा हाँ। ही सकते हैं जिसमें हम स्वायत्त शासी संस्थाओं को, कोर्ट्स को, पुलिस प्रशासन को, संविधान से बंधे हुए लोगों को, इन लोगों को असंवैधानिक काम करते हुए पाते हैं। और हम इन लोगों को पाते हैं कि ये एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के फैसलों को प्रभावित करना चाहते हैं या दूसरे पक्ष की सामर्थ्य को कमजोर करने का काम कर रहे होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से एक पुलिस ऑब्जर्वर गया हाँ। और वो खुद ही वहां रैम्बो बनने लगा। उस ऑब्जर्वर का तो ये रोल कहीं हमने नहीं, आज तक नहीं सुना कि ऑब्जर्वर जो है गुंडा बन जाए और जाके मतलब जिस पार्टी को हराना है केंद्र की ओर से, उसके प्रत्याशी को जाके धमकाए, उसके घर वालों को धमकी दे और इधर उधर की बात करे। अगर कोई क्राइम वो आदमी कर रहा तो क्राइम में वो संबंधित थाना या संबंधित प्रशासन उसकी पुलिस में एफआईआर करे, एक्शन करे। ये जो काम इन्होंने किया ये तो गैर कानूनी काम है। हम्म। इस तरह से तो आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम्म। एक गैर कानूनी तौर पे भी हुआ, बहुत जगह से लाठीचार्ज की खबरें आई और ज्यादातर खबरों में टीएमसी ही सामने थी। एक दो जगह बीजेपी के नेताओं को बचाने की कोशिश हुई, जैसे भवानीपुर में शुभेंद्र अधिकारी को पब्लिक नारे हूट करने लगी तो उनको बचा के ले जाया गया। एक दो जगह हमने पाया कि ये जो सीआईएसएफ के और बीएसएफ वगैरह के जवान हैं वो महिलाओं वगैरह को पीट रहे हैं। एक एफआईआर भी हुई जिसमें रात में किसी के घर में घुस के केंद्रीय बलों ने कुछ मारपीट की है स्त्री वगैरह के साथ। हम्म। इस तरह की बहुत सारी, एक आदमी की मृत्यु भी हो गई जिसको
वोट देने जाने नहीं दिया, चूंकि वो अपाहिज था, वो बच्चे के साथ जा रहा था। ऐसी बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं आई, लेकिन ओवरऑल चुनाव शांतिपूर्ण रहा, और ये अच्छी बात है। कहीं भी अशांति नहीं होनी चाहिए, कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से एक उसमें ये सूदिंग इफेक्ट है। हम्म, बाकी जितना वोट पड़ता था, हाँ लोकसभा में पड़ा था, हाँ विधानसभा में पड़ा था, लगभग उतना ही वोट पड़ा है नंबर्स में। हाँ परसेंटेज बदल इसलिए गया है कि टोटल नंबर कम हो गया है, हाँ, लेकिन वोट उतना ही पड़ा है। जैसे भवानीपुर का मैं लेता हूँ, जी मतलब जो मेन बड़ी महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है, और मैंने इसका कुछ डाटा रखा था, ढूंढ के मैं अभी दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि वहाँ कितना वोट हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। भवानीपुर में 2019 के लोकसभा में हाँ ये वही विधानसभा है जहां से ममता बनर्जी अब- इस बार लड़ रही। हम्म, देखिए, ये आंकड़े पे ध्यान दीजिएगा। जी 2019 के लोकसभा में 1,34,304 वोट पड़े थे। हम्म 2021 की असेंबली में 1,27,536 वोट पड़े। हम्म यानी 19 में जितने लोकसभा में पड़े थे उससे 5,000 कम। हम्म पांच क्या, सात, 4, 3, 7, 7,000 कम। हाँ, गले में मेरे भी कुछ कर। हाँ, और 2024 के लोकसभा में हाँ, 1,33,889 वोट पड़े। हम्म, यानी जो 2019 के लोकसभा में जितने पड़े थे, 2024 के भी लोकसभा में लगभग उतने, कुछ कमी। और 2026 के असेंबली में इतने तामझाम के बाद भी, और इतने 92% वोट के बाद भी, कुल 1,39,055 वोट पड़े हैं। हाँ, यानी 4-5 हजार वोट ऊपर नीचे हुए हैं इन 4-5 चुनावों के आंकड़े में। हाँ, इसलिए मैंने दिया कि सबसे प्रोमिनेंट सीट पर, जिसमें दोनों हाँ, प्रमुख प्रत्याशी घूमते रहे, उसमें ये नतीजा है। और बहुत क्लोज इलेक्शन होने की संभावना है वहां। इसकी वजह से मेरा ये अनुमान है। इसीलिए जितने भी चुनाव पर्यवेक्षक हैं, हाँ, जो जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान नहीं है बंगाल के चुनाव में कि वो आसानी से अपना निर्णय दे दें। हम्म, तो ये तो एक बात हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बात थी इस मामले में। जी बाकी यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे लाव लश्कर और सामर्थ्य के साथ, हम्म, जैसे एक आंकड़ा और मैं आपको सुनाता जी हूँ, बंगाल में बीजेपी ने डिजिटल मीडिया पर तृणमूल से ज्यादा पैसा खर्च किया। हाँ यानी करीब 32-33 करोड़ दोनों ने खर्च किया है, जिसमें 17 करोड़ के आसपास बीजेपी ने खर्च किया है, 15 करोड़ के आसपास तृणमूल ने खर्च किया है। लेफ्ट फ्रंट ने 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया है। और काम ज्यादा कर कांग्रेस ने भी कुछ लाख ही खर्च किया है बंगाल में। तो इसीलिए ये अंतर है। हम्म, जो आजकल चुनाव में खर्च, तकनीकी रूप से खर्च, हाँ, और एजेंसियों का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। हाँ, इसलिए अब चुनाव बराबरी का नहीं रहा। हाँ, अब आप बताइए कैसे रह सकता बराबरी का? एक पार्टी के साथ चुनाव आयोग, हम्म, डिफरेंट कोर्ट्स के फैसले, हम्म, 2.5 लाख की केंद्रीय सुरक्षा बल, सीबीआई, ईडी, एनआईए, हम्म, सारी एजेंसियां, हाँ, और लोकल प्रशासन में पूरा फेरबदल, हाँ, पूरा फेरबदल कर दिया गया। पुलिस के हेड को बदल दिया गया, सिविल हेड को बदल दिया गया, 30-40 जगहों पर जिलों में और अन्य जगहों में अफसर बदले गए, सैकड़ों की तादाद में बदलाव किया, और चुनाव आयोग के हाथ में सारी पावर रहती है, वो सब किया। और इस तरह के ऑब्जर्वर भेजे गए जो अपने अपने राज्यों में रैम्बो कहलाते हैं, और बीजेपी के की सत्ता में है, और वहां के प्रशासन को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां किया करते हैं। उन्होंने किया भी उस तरह से। इतनी सब चीजों के बाद भी अगर बीजेपी हार गई, हाँ, यही तो सबसे बड़ा आप फिर सवाल है और पैसा तृणमूल से कहीं ज्यादा खर्च किया। कैश जो खर्च किया होगा उसकी हम लोग तखमीने ही नहीं लगा सकते। हाँ, और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वहीं डेरा डाले रहे लिटरली। प्रधानमंत्री वहां से निकले तो अगल बगल में प्रोग्राम ऐसे करते रहे कि जिसका असर वहां पे डाल सके। सिक्किम में चले गए, फुटबॉल खेलते हुए वीडियो चलवाते रहे। जिस दिन वोट पड़ रहा था तो एक डमरू उमरू बजाते रहे, वो लेके धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह ने हेट स्पीच के असंख्य मामलों की अनदेखी की। चुनाव आयोग ने, एक जमाना था चुनाव आयोग में, एक चुनाव कैंसिल हो गया था
थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करने पे। यहाँ तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल कहा कि हिंदू हमें वोट दें, हिंदू हमें वोट दे रहे हैं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान ये है, फलाना है, ठिकाना है। असम के मुख्यमंत्री ने यही सब किया। गृह मंत्री वगैरह तक ने घुसपैठियों के इशारे से मुसलमानों को निशाने पे लिया। सब तरफ हिंदू मुसलमान था। इतना एक तरफा मतलब ओपन कानूनों का उल्लंघन था। इतने सपोर्ट के बावजूद अगर वो नहीं जीते तब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है अगर सर इतने के बावजूद हाँ। भी अगर नहीं जीत पाए, हाँ। ये सवाल है। आपके कार्यक्रम के जरिए ये सवाल हम पब्लिक करें। हाँ। लेकिन आपको जी। भी सर इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि ये मेरे जहन में था। ये ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से तो उठाया ही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बार भी बंगाल का चुनाव नहीं जीते तो क्या वो इस्तीफा देंगे। डेरेक ओब्रायन तो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो कभी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये सवाल उन पर बन जाएगा हम्म। कि भाई आप इतना इस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र है कि कैसे है लोकतंत्र? हम्म। अब अगर वहां सीपीएम को या कांग्रेस को 4% 5% वोट मिल रहा है तो समझ में आता है। हम्म। जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं सोशल मीडिया पे और किसी ने 17 करोड़ खर्च किए हैं, 1.5 लाख और 17 करोड़ का अंतर, अगर उनको तब भी 4-5% मिल रहा है तो कमाल है। हम्म। इसका मतलब जो है, और फिर राज्य सरकार के पास एक राइट है कि वो अपना सबको तमाम योजनाओं के जरिए कैश देती हैं। तृणमूल को भी जो वोट मिल रहा है हाँ। वो भी खरीदा हुआ वोट माना हाँ, जाएगा। उसकी योजनाएं इतनी चल रही हैं वो भी ग्राउंड तो पे। योजनाएं हाँ। हैं जिनमें कैश देती। अब जो भी राज्य सरकार जहां है, हम्म। चुनाव से पहले हम देख रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह जो राज्य सरकार है। हम्म। दिल्ली में चूंकि राज्य सरकार के पास कोई राइट ही नहीं होता, वह एलजी की परमिशन के बिना कुछ दे नहीं सकते, तो अनाउंस कर सकते थे, दे नहीं सकते थे तो हार गए। जहां जहां राज्य सरकारों ने घूस दी चुनाव के वक्त मतदाताओं को, अब कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम्म। अब चुनाव खरीदे जा रहे हैं और चुनाव मैनेज किए जा रहे हैं। अब लोगों की राय कोई राय नहीं है इस चुनाव में, ये बहुत स्पष्ट है। वो चाहे तृणमूल की ओर से हो या इनकी ओर से हो। राहुल गांधी ने ठीक कहा, हम्म। दोनों पक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, हम्म। दोनों पक्षों ने ध्रुवीकरण को खेला। और बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका केंद्र में सरकार है, उसको ये ज्यादा सुविधा प्राप्त थी और वो मेजोरिटी पॉलिटिक्स कर रही थी। वो 70% की फील्ड में खेल रही थी, तो उसको 70% में 45% हासिल करना था और जीत जाती वो। हम्म। तो क्या उसने हासिल कर लिया? ये तो 4 तारीख को तय होगा। और अगर इस पर भी नहीं कर पाई तो ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल अब देश की राजनीति पे खड़ा हो गया, चूंकि अब चुनाव दर चुनाव ये हो रहा है कि जो राज्य सरकार है वो चुनाव के वक्त पैसा बांट के चुनाव लड़ने मैदान में जाते हैं। तो ये अब ये चुनाव आयोग को भी तय करना है, इस देश के कोर्ट्स भी तय करें, संसद भी तय करे कि ये कैसे फेयर इलेक्शन है। अब इलेक्शन फेयर तो नहीं रह गया। हम्म। आपके इस कार्यक्रम में मैं यही बात उठाना चाहता हूं कि इस बंगाल के इलेक्शन में अब ये एक बार और प्रमाणित हो गया कि अब कोई फेयर इलेक्शन नहीं है। तो ऐसे किसी इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम के लिए तो कोई अब चांस ही कभी नहीं बचेगा। हम्म। आप बताइए, लोग कितने ही कोई नाराज हों, कितने ही वो हों, जब एक तरफ एक पार्टी सैकड़ों करोड़ खर्च कर सकती है, दूसरी पार्टी राज्य सरकार में है वो भी सैकड़ों करोड़ खर्च कर सकती है, तीसरी चौथी पार्टी के लिए तो क्या भविष्य है, क्योंकि वो तो लाखों भी नहीं खर्च कर सकती। है। जी। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं उसको किस तरह से देखा जाए, उनका भी आपने अध्ययन तो जरूर किया होगा सर। वो तो आप भी अध्ययन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हर बार देख रहे हैं। एग्जिट पोल के दो ले लीजिए, 21 का और 24 का। जी। दोनों में एग्जिट पोल बंगाल में हाँ। 80% एग्जिट पोल फेल हुए हैं। फेल तो हंड्रेड हाँ। परसेंट हुए हैं, हाँ। 80% बुरी तरह फेल हुए हैं। हाँ। तो अभी हम कैसे मान लें? और इसमें जो आप खुद ही बता रहे हैं कि एक्सिस बाई इंडिया की हिम्मत नहीं हो रही कि वो सीटों का आकलन दे सके, परसेंटेज का आकलन दे सके। सी वोटर का भी मैंने नहीं देखा। हम्म। जो 3-4 ऐसे मैट्रिक्स का देखा है, सिर्फ एक हाँ। मैट्रिक्स का आया है जिसने उसको विजयी बनाया है, और हम्म। एक पीपुल्स पल्स का आया है जिसने ममता बनर्जी को विजयी बनाया है। तो हम्म। हमारे पास जिम्मेदार दो ही वो आकलन है, हाँ। जिनके पास ये है कि उन्होंने सर्वे किया, इतने लोगों से बात की, इतने उसमें पुरुष थे, इतनी स्त्रियां थी, इतने दलित थे, इतने युवा थे, इतने मतलब कैटेगराइजेशन जो है वो सब किया है। और जिन्होंने परसेंटेज, पोल परसेंटेज वगैरह दिया है, एरिया वाइज भी दिया है, इन्हीं दो को हम जिम्मेदारी से मानते हैं। तो उसमें एक इधर एक उधर है, हम्म। बाकी सब फ्लूक है। हाँ। बाकी कोई सर्वे वाले नहीं है, बाकी पता नहीं क्या है।
ये सब चुनाव के दौरान बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे अगले चुनाव तक बंद भी हो जाते हैं। और इनके सब की बातों पर नहीं जाएंगे। और रीजनल जो है उसमें भी पूरी तरह से बंटवारा है। बंगाल में जिसको तृणमूल पैसा दे रही है वो तृणमूल को जिता हाँ। रहा है, जिसको बीजेपी पैसा दे रही है वो बीजेपी को जिता है। तो अभी ये मैं है, इन एग्जिट पोल्स का ये है। अभी और मैं जिनको अपनी जी। साख पे काम करना है, एक्सिस वगैरह को, उनकी हाँ, हिम्मत नहीं हो रही कि वो आकलन कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी, न्यूज़ 24 वाले, उनका ट्वीट देख रहा था सर। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक राष्ट्रीय चैनल, बड़ा नेटवर्क, उसके जो क्षेत्रीय चैनल ने सर्वे किया है, वो चलाने का, टिकर तक चलाने की हिम्मत नहीं हो रही नेशनल वाले पे। तो राज्य में अलग गणित चल रहा है और स्टेट सेंटर में अलग गणित चल रहा ये है। एक ही ग्रुप का राज्य का चैनल तृणमूल के पक्ष में है और हाँ। केंद्र का चैनल बीजेपी के पक्ष में है। हाँ। ये है सीधी सी बात, कह दीजिए यही बात है। यही क्योंकि बात। राज्य का चैनल राज्य सरकार से विज्ञापन ले रहा है हाँ। और केंद्र वाले से भी ले रहा है, लेकिन राज्य का भी ले रहा है। हाँ। केंद्र का चैनल तो केंद्र से ही ले रहा है। हाँ। तो सब सब इस इन इनका क्या मतलब है? हाँ। शीतल जी, आपने बड़ी गंभीर बात जो उठाई थी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की, लेकिन सर करेगा कौन? कोर्ट ने एक बार कुछ बातें बोली, उसके बाद कोर्ट भी भूल गया। चुनाव आयोग तो अब किस तरीके से काम कर रहा हम सब देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हाँ। पहले रेवड़ी की बात बहुत उठाते थे, अब प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी शब्द नहीं आता कहीं पर। उन्होंने नहीं बंगाल में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बोला कि राज्य सरकार नहीं बहुत रेवड़ियां बांट प्रधानमंत्री रही जी है। प्रधानमंत्री जी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसानों की 2-3 महीने की किस्त एक साथ रिलीज की थी। हाँ। प्रधानमंत्री तो खुद ही घूस दे के चुनाव लड़े हैं। प्रधानमंत्री तो लाभार्थी नाम की लिस्ट पूरी जारी करते हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत, हमारे दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य में कहूंगा, झूठ बोलते हैं। दूसरों का आप रेवड़ी की बात करते हैं। चुनाव में आपने 6-6 हजार किसानों को क्यों दिया था? आप तमाम जगह योजनाओं की घोषणा करते हैं, दूसरे जहां जहां चुनाव होता है आप डमरू बजाने लगते हैं। आपने धर्मनिरपेक्ष देश को मजाक बना दिया है। आप तो संस्थाओं को एकदम बर्बाद कर दे रहे हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी। बहुत ये निराशाजनक है। आपको जिम्मेदार होना चाहिए। ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं देश के साथ। हर चुनाव में मैं देखता हूं कि राज्यों वगैरह के आप उसके बाद एक धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं और वो जाहिर है आपके धर्म का होता है। तो आप इस देश में बहुसंख्यकवाद ला रहे हैं ना, इसके जरिए बहुसंख्यक धर्म को आप प्रधानता दिलाने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? धर्म का प्रयोग क्यों कर रहे हैं राजनीति में? ये तो पूछा जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इसके लिए छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस सरकार से पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए और कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए। कमाल कर रहे हैं आप सब लोग, अनदेखी करके इस देश को खतरे में डाल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। धर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां पर जरूरत होती है वहां पर मंगलवार के दिन सांसद जो है वो मछली खाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं, जहां पर जिस राज्य की जरूरत होती है। नहीं नहीं, वो भी है। और फिर एक दूसरे उनके वो जो आजकल बहुत चर्चित राम माधव, उनका भी बीफ पे बयान आया है कि बीफ हाँ। हमारे फूड हैबिट्स में है, इसका कौन विरोध करेगा, ये है वो है। तो केरल में आप जाएंगे तो बढ़िया बीफ सप्लाई करने की बात करेंगे, बंगाल में जाएंगे तो मछली की बात करेंगे, और राजस्थान में जाएंगे तो शाकाहारी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो शाकाहारी और मिक्स चलेंगे। क्या है भाई? देश में सवालों पे कब बात होगी? हम्म। इस साल सारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बता रहा है कि एल नीनो आने आ चुका है, हम्म। मौसम की समस्या होगी। इन सब पे क्या तैयारी है, देश को बताएंगे आप? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे हमारा बजट कम क्यों है? रिसर्च पे कम क्यों है? हम कैसे इस समय की दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, एआई वगैरह का? इन सब के उत्तर गायब है। इन सब के उत्तर धर्म पे का तो राजनीति हो रही वोट है। नहीं मिल रहा ना। वोट तो बस वोट नहीं नहीं मिल वोट जब उसके लिए इस पे वोट मांगा जाएगा तो इस पे वोट मिलेगा, जब वोट ही धर्म पे मांगा जा रहा है तो धर्म पे ही मिलेगा। शीतल सर, मैं एक चीज और जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि इस पश्चिम बंगाल का चुनाव, क्योंकि ये बहुत हाई पिच पे चला गया था, तो इस चुनाव के नतीजे के बाद अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो भी और हारती हैं तो भी, क्या राष्ट्रीय राजनीति में इसका असर देखा जाएगा? अगर वो खास तौर पर जीत जाती है इन सब के बावजूद, तो क्या कुछ बड़ा असर होते हुए देख रहे हैं राजनीति पर? कैसे बड़ा असर होगा? हम्म। देखिए, चुनाव आयोग वही रहेगा, हम्म। कोर्ट्स जो है वही रहेंगे, हम्म। जजेस जिन पर आरोप है कि वो बीजेपी की शाखा और उसमें जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब वैसे ही रहेंगे। एजेंसियों का इस्तेमाल करने में जो संविधान की शपथ लेके आईपीएस आईएएस गए हैं, उन सब का हम करेक्टर देख ही रहे हैं।
तो क्या बदलाव हो जाए? 21 में भी तो यही सब इसी तरह से टेम्पो हाई किया हुआ था। सिर्फ परिवर्तन ये हो गया कि अब एक चुनाव आयोग इस तरह का बन गया है जिस पर इतने सीधे आरोप लग रहे हैं। 21 तक ये इतना नहीं था, ये और बढ़ गया, एक और बीमारी और खराब हो गई। मतलब मरीज तो बीमार था ही, अब उसको कुरामीन और चढ़ने लगा, आईसीयू में पहुंचा दिया हमने। एक्चुअली लोकतंत्र को हमने आईसीयू में पहुंचा दिया है। अब इसके बाद हम और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये जिंदा लौटेगा कि इसकी मौत हो जाएगी। ये है सच्चाई। तो केंद्रीय राजनीति में इसका असर कैसे पड़ेगा? तो तृणमूल कांग्रेस इसके पहले भी अन्य जगहों में विकसित होने की कोशिश कर चुकी है। दिल्ली में वो अन्ना हजारे के साथ रैली करने आई थी, नहीं हुई। वो गोवा में गोवा भी चुनाव चुनाव हुए। लड़ने गई, गोवा चुनाव लड़ने गई थी, उसका पता नहीं है। उत्तर पूर्व के हर राज्य में उसने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, त्रिपुरा, आसाम, सब जगह कहीं उसका कोई पता नहीं है। तो जब बंगाल के अगल बगल उड़ीसा, झारखंड, कहीं उसका कुछ है ही नहीं, तो एकाएक वो राष्ट्रीय राजनीति में धूमकेतु कहां से हो जाएंगे? वो भी एक न्यूसेंस पॉलिटिक्स करती हैं ममता बनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए उनको पूरा क्रेडिट देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, परिस्थिति ऐसी है कि उनके साथ अगर केंद्र अन्याय कर रहा है तो हम उस अन्याय को अन्याय ही कहेंगे। इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करने, केंद्र का समर्थन नहीं करने लगेंगे कि ममता बनर्जी भी गड़बड़ है। दो गड़बड़ के बीच हम सही तय करने, हम तो जो है दोनों में जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहेंगे। बिल्कुल उनके जमाने में राजनीति में हिंसा बढ़ी है और हमने देखा है, और इस वजह से केंद्र अगर वहां 2.5 लाख की फोर्स लगा रहा है तो उसको तर्क है कि यहाँ हिंसा होती है, हमने हिंसा रोकी है। चुनाव आयोग के पास तर्क है कि देखिए करीब करीब कम हिंसा में हमने चुनाव करा लिया। और अब जो वहाँ गृह सचिव हैं शायद, या मुख्य सचिव चुने गए हैं इस दौरान चुनाव आयोग के द्वारा, वो कह रहे हैं कि अब अगली बार तो हम एक बार में भी करा सकते हैं इस चुनाव को। बिल्कुल। शीतल सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने न्यायपालिका की बात की अभी। क्योंकि दिल्ली में जो न्यायपालिका वाला मुद्दा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वाला मुद्दा चल रहा है, उसमें अब अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी मना कर दिया। एक और दुर्गेश पाठक जो उनके पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इनकी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि सर बहुत इस पर ये चर्चा चल रही है कि क्या इसमें कोई रास्ता निकलेगा। एक पक्ष कहता है कि ये न्यायपालिका को छोटा दिखाने की कोशिश है, उसके सम्मान पर चोट की जा रही है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि अगर प्रतिवादी को न्याय की उम्मीद ना हो तो उसे इस तरीके की बात कहने का अधिकार है। इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट है, खुलेआम है। ये हमारी संस्थाओं के मतलब वही जैसे कहा जाए ना कि ये वहां पहुंच गई हैं कि इनकी सारी बीमारियां अब दीवार पे, आसमान पे लिखी हुई हैं। अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो पद पे बैठे हैं और जो मन में आए सो कर रहे हैं। तो जब जो मन में आए सो कर रहे हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को या सिसोदिया को या उनकी पार्टी को भी गलत कैसे कह सकते हैं? भाई इसमें क्या जा रहा था? जब आपके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस हैं जो फैक्चुअल है, तो आप क्यों सुनवाई जबरदस्ती कर रही हैं उस केस की? क्यों कर रही हैं आप? उनका कहना है कि इसके अगर मैं पहले छोड़। इसके हाँ। पहले ऐसे ही मामले में ईडी की एप्लीकेशन पे संबंधित जज ने अपने को अलग कर लिया था। ये तो औसत परंपरा रही है हमारे यहाँ कि अगर जरा भी संदेह होता है तो आदमी स्वयं को बिना कहे किसी के अपने को रिक्यूज करता है। यहां तो आप पे मुकदमा इस बात पे चल रहा है, बहस हो रही है, सारे फैक्ट्स आ रहे हैं और आप बेशर्मी से कह रहे नहीं हम ही फैसला करेंगे। ये तो भाई टू मच हो गया है हमारे यहाँ। ये तो भाई अब मतलब अब ये ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कोर्ट्स वगैरह अपनी इज्जत को बिल्कुल मतलब अब ये विश्वास ही तोड़ दे रहे हैं कि हम न्याय के लिए बने। न्यायपालिकाएं अगर ये विश्वास तोड़ देंगी कि हम न्याय के लिए बने हैं, हम वहां पहुंच गए जो हमारे बारे में शिकायत खुद 4 सिटिंग हाँ। वर्किंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इस मोदी जी के आने के बाद 1 साल 1.5 साल बाद ही जो कहा था, सब हमारे आंखों के सामने घटता हुआ नजर आ रहा है। सब घट रहा है, सब साबित हो रहा है। अब संदेह की कोई गुंजाइश ये लोग नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल सर। लेकिन कहा जाता है ना कि अंधेरे से ही रास्ता निकलता है और उम्मीदें निकलती हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए सर कि कोई रास्ता निकलेगा। जी बहरहाल शीतल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।